नमस्कार, F&O जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेके आए हैं जिसमें आप इंडेक्स का व्यू पॉइंट ले पाते हैं और साथ ही साथ क्योंकि मिड ऑफ द सेशन हो चुका होता है तो सेकंड हाफ की रणनीति मिल जाती है, अगले 2-4 दिन का व्यू पॉइंट मिलता है और कुछ बेहतरीन ट्रेड भी हम आपके सामने लेके आते हैं। आज सुबह सुबह हमने आपको 2 चीज़ें नोटिस करवाई थी कि आज का जो इवेंट है MPC का वो एक इम्पैक्ट लेस इवेंट हो सकता है क्योंकि डाटा ऐसा सच नहीं था कि बाज़ार के अंदर कोई बहुत बड़ी अच्छी तेज़ी ताबड़तोड़ बढ़त आ जाए। हमने सुबह आपको अच्छे से नोटिस करवाया था, सारे पॉइंट्स एक एक पॉइंट करके क्लियर आपको करवाया था कि आज MPC का जो मतलब होगा वो कुछ खास नहीं रहेगा, साइडवेज हो सकता है और कुछ नहीं होगा इसके अंदर। खैर हम और चीज़ों पर भी हम चर्चा करेंगे, आज आगे की रूपरेखा भी बनाएंगे। क्या बाजार बॉटम फिर से बना रहा है, फिर थोड़ा और टूटेगा, 18,400 तक जा सकता है, इसको भी चेक करेंगे। लेकिन पहले 5 बड़ी बातों से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, फिर आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे। रिपोर्ट कार्ड भी हम आपके लिए लेके आए हैं। पॉलिसी के बाद बाजार में ऊपरी स्तर से दबाव आया। मार्केट में जो बैंक निफ्टी का प्रीमियम था वो ये कह रहा था कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स अच्छी पॉलिसी को डिस्काउंट पहले ही करके बैठे हैं क्योंकि प्रीमियम हाइज थे, इसलिए बाजार में कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डनरी नया नहीं आया, इसलिए बाजार के अंदर हल्की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। क्या ये स्ट्रक्चरली ड्रॉप डाउन है, क्या स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है? ऐसा सच नहीं है, अभी भी आप सुपर बुलिश ट्रेंड में है, लेकिन इसी ट्रेंड के ऊपर और नीचे के दायरे के अंदर थोड़ा आप ऊपर से नीचे आए हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, IT, मेटल और रियल एस्टेट इन शेयरों में आज कुछ कमजोरी है। अगर आप इनमें से एक देखेंगे, रियल एस्टेट ये थोड़ा चलने वाला सेगमेंट था, आज इम्पैक्ट एक्चुअली में यहाँ पर आया है। मेटल और IT तो ऑलरेडी थोड़ा साइडवेज टू पॉजिटिव है, ऐसे जैसे तैसे चल रहे हैं और वो भी तो ग्लोबल के ऊपर चलते हैं। लेकिन इसमें जो 3 सेक्टर्स लिखे हैं इसमें से रियल एस्टेट थोड़ा आज के इम्पैक्ट को ज़्यादा झेक रहा है। क्रूड में दबाव से FMCG ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में तेज़ी है। हम यह बोलेंगे कि कच्चे तेल से जुड़े हुए जितने भी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो इसको थोड़ा डिस्काउंट कर रहे हैं कि हम 80 के नीचे आ गए हैं, 11 महीने का लो है और इस कैलेंडर ईयर का लो है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये है मेन बात जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 5वीं बात वो है इंडिया विक्स, ये इस जगह पर आके रुका हुआ है कि यहाँ पे आप कोई भी खबर ले आइए, नेगेटिव या पॉजिटिव, जो मार्केट पहले से थोड़ा जान रहा है, समझ रहा है, बाजार रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा ही नहीं। इस विक्स को कम से कम आपको 16.5-17 तक लेके जाना होगा अगर आप कुछ बड़ा 250-300 पॉइंट का निफ्टी का स्विंग चाहते हैं तो। अदरवाइज ये विक्स आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, एक रेंज के अंदर आपको बना के रखेगा। रेंज प्ले कीजिए, बहुत बेहतरीन है। अगर आपको रेंज प्ले नहीं करना आता तो साइडवेज होके बैठिए, सिर्फ स्टॉक्स के साथ काम कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है, फिर इंडाइसिस आपको कुछ नहीं देगा। अगर आप पिछले 5 दिन से देख रहे हैं तो बहुत ही नैरो रेंज 100 से 125 पॉइंट की निफ्टी की वही आपको चलती हुई दिख रही है। खैर रिपोर्ट कार्ड भी हमने आपके लिए तैयार किया है। जो कल की हिट कॉल्स हैं प्रशांत सावंत की, वो एक बार हम आपके सामने रखते हैं। अंबुजा सीमेंट, उनसे हमारी चर्चा हुई थी, वो कह रहे थे कि हाँ अंबुजा सीमेंट बिल्कुल खरीदा जा सकता है। हमने सीमेंट को लेकर आपको बात भी बताई थी कि सीमेंट के अंदर तेज़ी आ सकती है। अंबुजा के बारे में चर्चा हो रही थी कि 600 कल पार हो जाएगा, आज 600 के मुआयने पर खड़ा हुआ है। ग्रासिम भी हमने आपको सबसे पहले नोटिस करा था। श्रीराम ट्रांसपोर्ट को लेकर चर्चा हुई थी, 2% का रिटर्न वहाँ पे। डिफेंसिव में HUL को लेकर चर्चा हुई थी तो उनकी कॉल थी, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, 1% तक का रिटर्न यहाँ पे भी आया होगा। तो कुल मिला के जो सौदे उन्होंने कल हमको दिए वो आपके सामने है, उसका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। हम कोशिश करते हैं जो मेहमान हमारे साथ जुड़े उनका रिपोर्ट कार्ड सामने लेके आएँ ताकि ये पता लग पाए कि जो कॉल्स है उसमें से कितना आपको रिटर्न वगैरह मिल रहा है और ये भी पता लग पाए कि एनालिस्ट कितनी बारीकी से उस कॉल को पकड़ के आपके सामने रख रहा है। एक चेक एंड बैलेंस हो जाता है कि जब हम अगले दिन जा रहे हैं तो पिछले दिन एक बार चेक तो कर लें कि हमने किया क्या था और हम खड़े कहाँ पे हुए हैं। अच्छा, इसके अंदर जो कॉल्स नहीं आती हैं उसके अंदर इसका मतलब ये है या तो उनका स्टॉप लॉस लगा है या वो 1% से कम का रिटर्न दे रही है, इसलिए इसको हम काउंट ही नहीं करते। हमारा बेंचमार्किंग 1% से शुरू होता है कि कम से कम 1% एक दिन का रिटर्न आपके पास आ ही जाए। निफ्टी के अंदर आप ऊपर देखिए जहाँ पे प्रीमियम लिखा हुआ है 105 पॉइंट का है। सौरभ सिसोदिया इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आज हम बातचीत करके जरा समझेंगे कि आज क्या करना चाहिए मार्केट के अंदर। आप दोनों का प्रीमियम चेक कीजिएगा, वहाँ पे 216 पॉइंट लिखा हुआ है और निफ्टी के अंदर 105 पॉइंट का प्रीमियम है। आज मार्केट के अंदर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ प्रीमियम का एडजस्टमेंट हो रहा है। जब सुबह बाजार हरे निशान में भी था ना तो हमने आपको नोटिस करवाया था कि आप निफ्टी बैंक के फ्यूचर्स लेके बैठे कुछ नहीं कमा पा रहे हैं। वो तो स्पॉट बढ़ा था 140 पॉइंट, फ्यूचर्स तो वहीं के वहीं खड़े हुए थे
और अभी स्पॉट और फ्यूचर्स के बीच में एडजस्टमेंट हुई है, ये 200 पॉइंट के आसपास आ गया, थोड़ा और डिप लगेगा तो प्रीमियम कम हो जाएगा। ये प्रीमियम क्यों बढ़ा हुआ था? क्योंकि इवेंट था, इवेंट से पहले जो लोग बाजार के अंदर पोजीशन बनाते हैं वो ये उम्मीद बना के बैठे हैं कि आरबीआई जो बोलेगा वो बाजार के फेवर की बात बोलेगा। बोला भी, लेकिन वो तो पहले से पता था, इसलिए डिस्काउंट हो गया। हाँ, तो ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ट्रेडिंग और जो नंबर सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। इसके अंदर कुछ एक रिजिडनेस, आपको स्क्रीन रीडिंग थोड़ी सी और पकड़नी पड़ेगी तो मज़ा आता है। फिर आगे बढ़ते हैं, सौरभ सिसोदिया से समझते हैं अब क्या करना चाहिए। सौरभ, निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ एक अच्छा पॉइंट यह है कि सपोर्ट पक्के हैं और 2 ट्रांचेज में है। निफ्टी का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे 18,600, थोड़ा और होगा तो 18,400। इससे ज़्यादा अभी तक का नंबर्स, ना आइडिया, ना स्क्रीन, ना डाटा, ना ही पॉलिसी, कुछ नहीं ऐसा बता रहा कि हम इससे नीचे जाने वाले हैं। क्या हम डल फेज में इंडेक्स के? क्या हम सेकंड सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं 18,400 की, या फिर पहली सपोर्ट को ब्रीच करने के बाद निकल जाएंगे फिर से ऊपर? गुड आफ्टरनून डिप्पी जी। जैसे कि पिछले एफएनओ शो में मैंने कहा था कि मार्केट में ऊपरी लेवल से कूल ऑफ आ सकता है और नीचे पे जो सपोर्ट जोन है वहां पे एक बाइंग अटेम्प्ट करनी चाहिए। आई थिंक कल गुजरात इलेक्शन में थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी, बट मुझे लग रहा है कि हम लगभग एक लोअर एंड ऑफ द रेंज में निफ्टी में 18,450 का जो जोन है जहाँ पे 20 मूविंग एवरेज है, वहां पे अगर कल कोई डिप आती है तो बाइंग करने की सलाह होगी। और बैंक निफ्टी में 42,700 जहाँ पे 20 मूविंग एवरेज है, वहां पे अगर डिप आती है तो बाइंग करने की सलाह होगी। अगर डेरिवेटिव डेटा देखें तो आज काफी कशमकश है। निफ्टी पे 18,600 पे मैक्स पुट हुआ है और 18,700 पे मैक्स कॉल हुआ है। बैंक निफ्टी पे 43 पे मैक्स पुट हुआ है और 43,200 पे मैक्स कॉल हुआ है। तो ऑप्शन राइटर्स में फाइटिंग चालू है। पर मुझे लग रहा है इवेंट के पहले किसी को भी एक डेरिवेटिव में ट्रेड लेके जाने की सुझाव नहीं रहेगा कल, बिकॉज पिछले इलेक्शन भी हमने देखा था 2017 में अच्छी वोलेटिलिटी देखने मिली थी। निफ्टी में लोअर लेवल से 3 से 4% का मूव आया था। तो आई थिंक कल एक डिप आता है तो वहां पे बाइंग अटेम्प्ट करने की सलाह होगी। आज कोई फ्रेश ट्रेड लेने की सलाह नहीं होगी, बिकॉज एक वोलेटिलिटी रहेगी और इलेक्शन के पहले कोई मेजर मूवमेंट आज एक्सपेक्टेड नहीं है। पर कल एक अच्छी डिप के बाद आई थिंक अगर एक बेस बनता है तो अच्छा चांस मिल सकता है। ये जो डिप होगा सौरभ, ये 18,400 तक का होगा या फिर उससे नीचे भी जा सकता है? मेरा जो लेवल है मतलब 18,450 से 18,400 के आसपास अगर कोई डिप आता है तो 18,350 के स्टॉप लॉस से निफ्टी में बाइंग अटेम्प्ट की जा सकती है। बैंक निफ्टी में 42,700 तक कोई डिप आती है तो 42,500 के स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग अटेम्प्ट किया जा सकता है। और जो टारगेट्स रहेंगे निफ्टी में ऑन द अपसाइड 18,750 और बैंक निफ्टी में 43,500। ठीक है, हम दोनों प्लेट्स एक बार आपके सामने लेके आते हैं। पहले दोनों पे जरा ठप्पा लगाइए कि बाइंग ऑन डिप्स का लगाना है। दोनों में स्टैंप लगाइए, निफ्टी बैंक के फ्यूचर्स पे भी और निफ्टी के फ्यूचर्स पे कि बाइंग ऑन डिप्स होगा। ये तो हो गया पहला पॉइंट, जिससे आपका मोटा मोटी आउटलुक आपको पता लग गया कि हमको करना क्या है, बाइंग ऑन डिप्स। दूसरा पॉइंट, खरीदना कहाँ पर है। आप 18,450 के आसपास खरीदेंगे तो 18,350 का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। केस कितना बना? सिर्फ 100 पॉइंट जाने का, आने कितने का पॉइंट बन गया? करीब 300 पॉइंट के आने का। रिस्क रिवॉर्ड बेहतर रखना ज़्यादा ज़रूरी है बाजार के अंदर, बजाय सौदा पंच करने के। सौदा पंच करना तो इस दुनिया का सबसे आसान काम हो सकता है, लेकिन रणनीति को बनाना, खासकर मार्केट से पैसा निकाल के आना, इस डल मार्केट से इंडेक्स से भी पैसा बनाना और मुश्किल काम है। दूसरा आता है बैंक निफ्टी। 42,500 आपका स्टॉप लॉस है, 42,750 पे आपको एंटर करना है। वेट कीजिए, बाजार कहीं भागा नहीं जा रहा। वेट कीजिए, मार्केट के अंदर कहीं थोड़ा सा कंसोलिडेशन और पक्का हो जाने दीजिए। ये 42,700 के आसपास अगर आप एंट्री करते हैं, आपके पास पैसे जाएंगे, यानी कि जो पॉइंट्स जाएंगे वो जाएंगे 250 पॉइंट, और आने के लिए होंगे 750 पॉइंट। तो 1:3 यहाँ पर भी हो गया। ये रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ठीक है। अच्छा, एक मार्केट में खड़ा होकर आदमी ये भी कह सकता है कि सर ये लेवल तो आए नहीं, फिर क्या होगा, हमसे सौदा छूट जाएगा। छूट जाने दीजिए, कम से कम सही रेट पे एंटर करना आपका अधिकार है और मार्केट के अंदर आप अपने भाव से खड़े रहिए। बाजार तो वॉलेटाइल है, बाजार तो ऊपर नीचे होता ही है। आपको कहाँ पे कंफर्ट आ रहा है ये ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका कंफर्ट लेवल इन लेवल्स के साथ है जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, सपोर्ट के इर्द गिर्द हम खरीद रहे हैं, तो फिर ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर हम तो अभी खरीद सकते हैं, हमारे कैपेसिटी बहुत है, हमारा रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप चाहें तो अभी भी खरीद सकते हैं, ठीक। बट बाजार को थोड़ा डिप देने दीजिए, फिर मौका ज़्यादा बेहतर होगा। ये इंडेक्स पे व्यू पॉइंट आपके लिए क्लियर कर दिया हमने। आप सीधा सीधा स्टॉक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो पहले ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन आज हमने चुना है पीएफसी, और दूसरा है एयू स्मॉल फाइनेंस। ये दोनों के अंदर 3-3% की बढ़त है।
एक्चुअली में जब हम बैंकिंग काउंटर्स को चेक कर रहे थे तो हमको बिल्कुल लास्ट वाले हिस्से में एयू स्मॉल, आरबीएल, बंधन बैंक, ये कुछ एक वो बैंक देखते हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स भी थोड़ी बढ़ रही है और स्ट्रक्चर भी ज़्यादा डैमेजिंग नहीं है। ये तो हमारा एक पॉइंट नोटिसेबल था, इसलिए आपको हम एक व्यू पॉइंट देना चाहते हैं। सौरभ जरा बताइएगा इसमें क्या करना है। और दूसरा जो फाइनेंस से, जो पावर से जुड़ी हुई कंपनी है, आज ज़्यादातर एनालिस्ट ना टाटा पावर के बारे में चर्चा कर रहे थे। कल ही हमने शेयर को डिस्कस किया था। एनटीपीसी को लेकर चर्चा होती है, फाइनेंस को लेकर चर्चा हो रही है, तो उसमें से एक कंपनी है पीएफसी। इसको भी जरा देख लीजिए, इसका प्रीमियम ठीक है आज और इसका ओपन इंटरेस्ट भी ठीक है 7% का। जरा देख के बताइए सर इन दोनों में क्या होगा ट्रेड। पीएफसी देखे तो आज के सेशन में न्यू 50 का हिट किया है। फ्यूचर्स डेटा देखे तो 7 से 8% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, तो इंडिकेट कर रहा है लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। तो मेरा मानना है यहाँ से और तेजी ऑन द अपसाइड देखने मिल सकती है, और जनरली इस स्टॉक में मोमेंटम काफी अच्छा रहता है। तो आई थिंक इस पे किसके पास अगर पोजीशन है तो 139 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनाने की राय होगी। ऑन द अपसाइड मुझे लग रहा है 150 के लेवल्स इस स्टॉक में नियर टर्म में आते हुए देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल जो प्राइस स्ट्रक्चर है काफी पॉजिटिव, और आई थिंक और मोमेंटम ऑन द अपसाइड बढ़ते हुए देखने मिल सकता है। ऑन द अदर हैंड एयू स्मॉल फाइनेंस की बात करें तो इस स्टॉक में भी एक अच्छा ब्रेकआउट आया है। इस स्टॉक में जो 650 का जो लेवल था एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा था, आज स्टॉक ने उसको अच्छे वॉल्यूम से ब्रेक किया, अभी भी अपने दिन के ऊपरी स्तरों पे है। तो मेरा मानना है इस स्टॉक में भी और मोमेंटम ऑन द अपसाइड बढ़ते हुए देखने मिल सकता है। तो इस स्टॉक में भी आई थिंक खरीदारी की सलाह होगी। एक 660 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके एयू फाइनेंस बैंक में भी लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ऑन द अपसाइड मुझे लग रहा है 700 इनिशियल जो टारगेट है वो एक आते हुए देखने मिल सकता है। 700 का लेवल क्रॉस होता है तो इस स्टॉक में और तेजी ऑन द अपसाइड बढ़ते हुए देखने मिल सकता है। ओके ठीक है, दोनों पे आपने बाय कॉल्स हमको कन्वर्ट करके दे दिए। हालांकि आप शेयर्स में देख पा रहे हैं किसी तरह का कोई खास इंपैक्ट नहीं है। दोनों के इंट्राडे चार्ट भी आप एक बार दिखा सकते हैं, लेवल्स भी नोट कीजिएगा। एयू स्मॉल के अंदर 700 रुपये तक का टारगेट, 660 का स्टॉप लॉस है। ये 3% ऊपर है। एक बार भी इसने आज मौका ऐसा नहीं दिया कि जब आपको ये कहे कि मैं वीक हो रहा हूँ, फटीक है, थक गया हूँ या कुछ ऐसा है। आप इसके चार्ट को देख के समझ पा रहे होंगे। अगला शेयर है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पीएफसी। इसके अंदर देखेंगे थोड़ा वॉलेटाइल रहता है, हालांकि ये थोड़ा सीजनल प्ले जैसा शेयर है, ज़्यादा रहता है। ये क्या करेगा, 2-3 दिन चलेगा, जो तो 2-3 दिन में समझ जाएगा शेयर को वो तो पैसा बना जाएगा, लेकिन जो थोड़ा लेट समझेगा ना उसको थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या फिर ये जल्दी थक जाता है शेयर। तो आप इसके अंदर थोड़ा देख लीजिएगा पोजीशन, अगर आपका कंफर्ट बैठता है तो सौदा बनाइए। आपका कंफर्ट, आपका पुराना एक्सपीरियंस, आपके अब जो भी चीज़ आपकी रीडिंग है इस शेयर को लेकर, अगर वो अलाउ नहीं करते तो पोजीशन को कम कर दीजिएगा। ये सबसे तरीका बेहतरीन होता है। आप हाँ में भी होंगे और ना में भी होंगे, वॉल्यूम थोड़ा कम रखिएगा, बस इतना काम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस है 139 का, टारगेट है 150 रुपये का, 142 रुपये चल रहा है। रिस्क रिवॉर्ड में ज़्यादातर शेयर हम आपके सामने ऐसे ही रखेंगे जहाँ पे जाएंगे कम और आएंगे पैसे ज़्यादा। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो गया और आपकी लिस्ट में एयू स्मॉल फाइनेंस भी हो गया। 2 शेयर शॉर्ट कवरिंग वाले भी हैं। एक तो एफएमसीजी का प्ले है मैरिको, स्लो मूवर है। काफ़ी सारे शेयर इसको इसलिए नहीं लोग लेते मैरिको को कि सर ये चलता नहीं है, बहुत डिस्टर्ब करता है। इसके साथ के हम देखते हैं और शेयर में कहीं पैसा डाला होता है तो बहुत तेज़ी से बन जाता है, इसमें ये शेयर चलता नहीं। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर मैरिको वाले को कोई रहती है। दूसरा एचपीसीएल, ये भी शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है। आज 4% ऊपर के क्रूड नीचे आया है, लेकिन इनकी भी प्रॉब्लम यही है, ये 1-2 दिन तो एक्टिव रहेंगे लेकिन उसके बाद फिर डल हो जाते हैं। तो जो पहले रेंज में पकड़ लेगा वो पैसा ज़्यादा बनाएगा, जो सेकंड या थर्ड फेज में इनको पकड़ रहा होता है उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं आते। शॉर्ट कवरिंग के 2 कैंडिडेट हैं सर, एचपीसीएल और मैरिको। इनका ट्रेडिंग नेचर मैंने बता दिया सर, आप जरा चेक करके बताइए क्या करना है इनका। ये जैसा कि आपने कहा कि मैरिको में जो प्राइस स्ट्रक्चर है काफी साइडवेज और म्यूटेड है, तो आई थिंक करंट लेवल पर कोई बाई भी करेगा तो बड़ा अपसाइड मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। इनफैक्ट किसी को अगर एफएमसीजी प्ले ही करना है तो आई थिंक डाबर और एचयूएल दोनों अच्छे विकल्प है। डाबर ने आज के सेशन में एक न्यू 3 ईयर हाई हिट किया है तो काफी अच्छा लग रहा है। तो आई थिंक डाबर या एचयूएल जैसे स्टॉक में आई थिंक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। मेरे मानने से एचयूएल करंट लेवल्स पे एक अच्छा पोजीशन लग रहा है ऑन द अपसाइड। एचयूएल में आई थिंक 2680 के स्टॉप लॉस एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ऑन द अपसाइड आई थिंक 2750 फर्स्ट टारगेट, और 2750 क्रॉस होता है तो 2800 के लेवल्स भी एचयूएल में देखे जा सकते हैं। मैरी को आई थिंक करंट लेवल्स पे अवॉइड करूंगा, एक डेड कैट बाउंस ही है। और इसके साथ अगर एचपीसीएल की बात करें तो इस स्टॉक में मुझे लग रहा है जो आज की तेजी एक प्योर शॉर्ट कवरिंग है, इसमें आई थिंक इनफैक्ट इसके पास लॉन्ग पोजीशन तो एग्जिट की सलाह होगी, बिकॉज ऑन द अपसाइड स्टॉक पे 240 से 235 का जो जोन है काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो आई थिंक करंट लेवल्स पे एचपीसीएल में कोई ट्रेड नहीं लेना चाहूंगा। इनफैक्ट जिसके पास लॉन्ग्स है ये बाउंस में एग्जिट की सलाह। ओके ठीक है, देखिए शेयर भी हम ही निकालते हैं
और हम ही शेयर का नेचर भी आपके सामने बता देते हैं कि देखिए ये शेयर के साथ ये प्रॉब्लम्स चल रही है। जो मेरा डाउट था ठीक सौरभ ने उसी जगह पे हिट किया कि हाँ इन शेयर्स के साथ HPCL के साथ नहीं जाएंगे। आज कोई भी आदमी कम से कम स्क्रीन देख के कह सकता है कि देखिए HCL के अंदर बड़ा शानदार प्रॉफिट बन रहा है आज लोगों का। कहाँ बन रहा है? खुलने एक बार जरा इसका इंट्राडे चार्ट दिखाइए HPCL का, और इसका जरा वीकली चार्ट भी दिखाइएगा HPCL का। एक पॉइंट मैं आपको जरा नोटिस करवाऊंगा, फिर मैं आपको HUL के बारे में बताऊंगा कि HUL को क्यों आपको यहाँ पे रखना चाहिए। आज ये HPCL का शुरुआत का सिर्फ पहला 5 मिनट देख लीजिए, उसके बाद ये रेंज में फंस गया। यानी मान लीजिए किसी ने 10 बजे के बाद ख़रीदा है तो उसको HPCL से कुछ मिला ही नहीं। ये है 7 डेज़ का। 7 डेज़ के अंदर भी अगर आप सिर्फ इसको लेके बैठे हैं, पिछले 7 दिन से क्रूड टूट रहा है, 80 के नीचे आया। पिछले 7 दिन में इसका जो नेट रिटर्न है वो 2.5% माइनस का है। तो कोरिलेशन बड़ा साफ होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए। कोल कल्पित या जेनरिक बात से काम नहीं चलेगा। HPCL के अंदर एक मंथ का प्रॉफिट ठीक है, लेकिन हफ्ते भर के अंदर ये शेयर भी थोड़ा ठंडा हुआ पड़ा है, यानी कि क्रूड को डिस्काउंट करके बैठा है। तो लेवल्स के साथ आइए, लेवल्स के साथ जाइए। HPCL ड्रॉप हो गया। दूसरा था मैरिको। मैरिको की जो प्रॉब्लम है वो यही है कि ये चलता और साइडवेज होता है, और जब चलता भी है तो 1.5 से 0.25% का रिटर्न देके जाता है बस। जो आज अपना काम मोटा मोटी 50% कर चुका है। आप इसका ना एक बार जरा 7 डेज़ का वापस से दिखाइएगा, 7 दिन के अंदर क्या हुआ। अगर FMCG के अंदर प्ले मिल रहा है तो आपको मैरिको के अंदर कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं कैलकुलेट होया होगा। ये देखिए 4.5% का। तो अब ये अपने ऊपरी रेंज पे आके रोक रहा है, इसलिए मैरिको को रिप्लेस कीजिए HUL के साथ, जिसका स्ट्रक्चरली मूव काफ़ी दिनों तक चलता है, वो आपके लिए काम आ सकता है। अब HUL की प्लेट दिखाइए, टारगेट और स्टॉप लॉस, ताकि हम अच्छे से नोट कर पाएँ कि हमारा HUL का टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा। 2750 टारगेट, 2680 का स्टॉप होगा। तो जो शेयर आप पकड़ रहे हैं, जैसे पकड़ रहे हैं, उसकी नेचर सबसे समझते जाइए। बड़ा मज़ेदार हो जाता है जब इसी रेंज के अंदर भी आपको पैसे बनने को मिल जाए। तो खैर आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं जरा कुछ मंदी वाले शेयर्स की तरफ। तो पहले जरा बिकवाली वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। बिकवाली वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर होंगे। इसमें मन्नापुरम फाइनेंस है और CG कंज्यूमर्स है, दोनों में 2 से 3% तक की गिरावट है। एक बात मैं आपको और बता दूं, RBI गवर्नर अपनी बात रख रहे हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, और जैसे हमको मौका लगेगा हम आप तक वो बात भी लेके चलेंगे। हमारे रिपोर्टर भी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, तो कुछ तीखे सवाल पूछे ही जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो जैसे ही सवाल आएगा तो हम आपके वो भी रखेंगे। लेकिन आप जरा ये देख लीजिए, मन्नापुरम फाइनेंस और CG कंज्यूमर्स दोनों के अंदर 2-2.5% तक की गिरावट है। एक बार सौरभ जरा दोनों शेयर्स को चेक कर लो। मन्नापुरम तो हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, ये 105 का ब्रेकआउट के बाद 125 गया, लेकिन उसके बाद फंस गया। अब ये वापस 105 आ रहा है। मन्नापुरम की अगर बात करें तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव है, हालांकि ऊपरी लेवल से करेक्शन आया है, बट पिछले 2-3 हफ्तों का भी यार प्राइस एक्शन देखो तो जो भी डिप आता है स्टॉक 20 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके वापस बाउंस बैक करता है, और 20 मूविंग एवरेज लगभग 115 के आसपास ही है। तो आई थिंक करंट लेवल पे रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़े फेवरेबल नहीं है फॉर शॉर्ट्स। तो आई थिंक मन्नापुरम को करंट लेवल पे ऑन द शॉर्ट साइड अवॉइड करूंगा। बट CG कंज्यूमर मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है। जो स्टॉक में 355 का लेवल था, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, आज वो ब्रेक हो रहा है। और जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, एक डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ पैटर्न बना है, और फ्यूचर्स में भी लगभग 14% से ओपन टेस्ट बढ़ा है, तो इंडिकेट करा आज फ्रेश शॉर्ट बिल्ड हुआ है। तो आई थिंक इस स्टॉक में रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल फॉर फ्रेश शॉर्ट्स। तो करंट लेवल्स पे 358 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। ऑन द डाउन साइड मुझे लग रहा है 340 के लेवल इस स्टॉक में नियर टर्म में आते हुए देखने मिल सकते। ओके ठीक है, तो ये लेवल्स आपके स्क्रीन पर है। क्रॉम्पटन के अंदर आपको देखना है कैसे। हालांकि ये बात सच है कि मन्नापुरम के अंदर आपको एक स्ट्रक्चरली बुलिश ट्रेंड बना हुआ है, और वैसे भी ना थोड़ा गोल्ड फाइनेंसिंग वाला शेयर है। ये हेज भी है अपने आप में। काफ़ी सारे लोगों ने ना एग्रेसिव शेयर्स ले रखे होंगे, और उसके साथ में गोल्ड कंपनीज या तो गोल्ड को भी ले रखा होगा। तो सीधा गोल्ड अगर कोई नहीं लेता पोर्टफोलियो में, तो गोल्ड कंपनीज ले लेते हैं। उनको ऐसा लगता है जब जब सोने के दाम बढ़ेंगे तो उनकी जो ब्रैकेट वैल्यू होती है, जो ऑलरेडी रखा हुआ होता सोना, उसके दाम उनको अच्छा मिलता है, उनकी बैलेंस शीट ठीक हो जाती है। और इनमें NPA का तो झंझट ही नहीं होता, क्योंकि जितने का सोना रखेंगे उससे कम का लोन मिलेगा आपको। तो सोने के दाम बढ़ने से उसका भी बेनिफिट आ जाता है। 2-2.5% ऊपर है, इसको हमने शॉर्ट्स की कैटेगरी से बाहर किया। लेकिन दूसरा शेयर जो CG पावर है, वहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हैं। CG कंज्यूमर्स माफ़ कीजिए, वहाँ पर आपको टारगेट स्टॉप लॉस आ गए होंगे। एक बार प्लेट दिखा दीजिए टारगेट स्टॉप लॉस की, आपको वो लेवल्स एक बार अच्छे से नोट कर लीजिएगा। 340 और 358 इस सौरभ की रिकमेंडेशन है। आगे कुछ शेयर्स पे बढ़े हम। इस बीच आपको एक अहम खबर आपको बताते हैं।
अमूमन इंश्योरेंस कंपनियों को आप उनके एजेंट्स को देखते होंगे, वो आपको इंश्योरेंस कंपनीज के रिगार्डिंग पिच करते हैं। अगर वो ये भी कहें कि नहीं आप क्लब की मेंबरशिप हम लेना चाहते हैं, हम तो इंश्योरेंस नहीं लेना चाहते, तो आपको कोई और बात भी बताते थे। लेकिन अब वही इंश्योरेंस एजेंट हो सकता है आने वाले दिनों में आपको योगा, जिम और क्लब की मेंबरशिप भी देते हुए दिखें। अनुराग के पास एक अहम खबर है इसी से जुड़ी हुई जो इंश्योरेंस कंपनीज के रिगार्डिंग है। अनुराग जरा बताइए खबर क्या है पूरी। इंश्योरेंस एक्ट के अंदर जो बदलाव प्रस्तावित है उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियों का जो मुनाफा है और रेवेन्यू है वो बढ़ सकता है, क्योंकि एक्ट के अंदर ये बदलाव के बाद जो है इंश्योरेंस कंपनियां डेडिकेटेड इंश्योरेंस प्रोडक्ट के अलावा स्टैंड अलोन वेलनेस प्रोडक्ट, मैनेज केयर प्रोडक्ट, डिजीज मैनेजमेंट प्रोडक्ट भी है वो ऑफर कर पाएगी। अभी तक जो कंपनियां हैं वो वेलनेस प्रोडक्ट ऑफर करती थी, वो थर्ड पार्टी के साथ टाई अप करके प्रोडक्ट जो है वो ऑफर करती थी, जहां पर कंपनियों के लिए इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं होता था। लेकिन जो एक्ट के अंदर बदलाव प्रस्तावित है उसके बाद इंश्योरेंस से जुड़ी हुई सर्विसेज को भी कंपनियाँ ऑफर कर पाएगी, यानी कंपनी खुद है अपना वेलनेस प्रोडक्ट दे पाएगी, डिजीज मैनेजमेंट प्रोडक्ट दे पाएगी, जिससे उनका एक फायदा ये भी होगा कि वो ग्राहक की जो है बेटर अंडरराइटिंग कर पाएगी, जो रिस्क मैनेजमेंट है उनका बेहतर हो पाएगा। इसके अलावा जो उनके हर इंश्योरेंस कंपनी के जो सैकड़ों ग्राहक होते हैं उनको मोनेटाइज किया जा सकेगा, क्योंकि अभी तक केवल उनको इंश्योरेंस की पॉलिसी ही ऑफर की जाती थी, लेकिन बदलाव के बाद जो है वेलनेस प्रोडक्ट भी ऑफर किए जा सकेंगे और डिजीज मैनेजमेंट के प्रोडक्ट है वो ऑफर किए जा सकेंगे, यानी पैथोलॉजी लैब के साथ टाई अप है, योगा सेंटर, फिटनेस सेंटर की जो सर्विसेज है वो इंश्योरेंस कंपनियां ऑफर कर पाएगी। तो काफ़ी बड़ा गेम चेंजर ये होगा इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। तमाम तरह की जो कंपनियां हैं वो इंश्योरेंस से जुड़ी हुई जो सेवाएं हैं उनके प्रोडक्ट ऑफर करेगी, तो उसमें उनका जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ेगा और इसके अलावा जो प्रॉफिटेबिलिटी है, मुनाफा है, वो भी इंश्योरेंस कंपनियों का बढ़ेगा। ठीक है अनुराग, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी, आपने इसको विस्तार से बताया, अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज समय दिया और आपने इसको खबर को पूरी तरह से बता दिया। खैर आगे बढ़ते हैं, सौरभ के बाद वापस चलते हैं। सौरभ, अब आपकी ट्रेडिंग कॉल्स का समय हो गया है। अगर आपके पास कोई ऑप्शंस का सौदा हो ना तो आप एक काम कीजिए, पहले वहीं से शुरू कीजिए ताकि हम ऑप्शन से कमाई कर पाएँ, अगर आपके पास कोई ऑप्शंस का सौदा है तो। बिल्कुल। तो ऑन द ऑप्शन साइड मुझे शॉर्ट साइड पे ट्रेड लेनी है, तो पुट के जरिए ट्रेड बनाना चाहूंगा बजाज फाइनेंस में। बजाज फाइनेंस में देखें तो आज के सेशन में स्टॉक ने एक न्यू मंथली लो हिट किया है। ओवरऑल फाइनेंस में सबसे वीकेस्ट काउंटर है, काफी समय से कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड बना रहा है। तो मुझे लग रहा है इस स्टॉक में और गिरावट नीचे की तरफ देखने मिल सकती है। और फ्यूचर्स डेटा भी देखें तो फ्रेश शॉर्ट बिल्टअप हुआ है और कॉल साइड में अच्छी कॉल राइटिंग हुई है हायर लेवल्स पे। तो मुझे लग रहा है स्टॉक में नीचे के साइड पे एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है, तो इसको पुट के जरिए प्ले करना चाहूंगा। दिसंबर की 6600 की जो पुट ऑप्शन है लगभग 145 पे चल रही है, इसको खरीदने की सलाह होगी। इसमें एक 130 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके पोजीशन बनाई जा सकती है। इसके टारगेट जो मुझे आते हुए देखने मिल रहे हैं 180 फर्स्ट टारगेट और 200 सेकंड टारगेट। मुझे लग रहा है स्ट्रक्चरली थोड़ा वीक हो गया है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, और आई थिंक इस स्टॉक में और गिरावट अगले आने वाले दिनों में देखने मिल सकती है। ठीक है, तो आप ये पुट बता रहे हैं, इसके अलावा कोई और सौदा है सौरभ आपका? ऑप्शंस का सौदा हमने नोट कर लिया, और कोई सौदा? यस, तो मेरे पास दो ट्रेड है। पहला मेरा एलएनटी में एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहूंगा। आज के सेशन में एलएनटी ने एक फ्रेश ऑल टाइम हाई हिट किया है, तो इंडिकेट करा मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। और जिस तरीके से डेरिवेटिव्स डेटा देखो तो फ्यूचर्स में ऑलमोस्ट 6% से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, तो इंडिकेट करा फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप हुआ है। और ओवरऑल जो प्राइस स्ट्रक्चर है काफी पॉजिटिव है, तो एलएनटी में 2120 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। ऑन द अपसाइड 2160 के लेवल्स नियर टर्म में आते हुए देखने मिल सकते हैं। और दूसरा ट्रेड ऑन द शॉर्ट साइड लेना चाहूंगा बजाज फिनसर्व में। जैसा कि मुझे दोनों बजाज विंस वीक लग रहा है, तो बजाज फिनसर्व में भी पैटर्न काफी नेगेटिव है, एक काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और जो इसमें जो लेवल था 1620 का जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वो 3 बार टेस्ट होने के बाद आज ब्रेक होते हुए देखते मिल रहा है। तो इसमें करंट लेवल पे शॉर्ट पोजीशन बनाने की सलाह होगी। एक 1620 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है बजाज फिनसर्व में। नीचे के साइड में मुझे लग रहा है 1550 के लेवल 1 से 2 दिनों में आते हुए देखने मिल सकते। ओके ठीक है, तो सौरभ की आपको कॉल्स पता लग गए हैं। बजाज फिनसर्व उनको वीक लगता है, एलएनटी उनको ठीक लगता है। एक ऑप्शंस का सौदा ऑलरेडी आपने नोट कर लिया होगा, वो भी बजाज ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और ये हम आपको 2-4 दिन से नोटिस भी करवा रहे हैं।